जांबाज मुजाहिद, एक सनसनीखेज दास्तान। इससे पहले आप इसकी 6 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए साहिबान, किस्त नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इस दौरान उस्ताद हामिद ने कुरान पाक बंद करके करीबी अलमारी में रखा और सवालिया निगाहों से सिकंदर को देखने लगा। हाँ बेटे, तुमने अपने आने का मकसद नहीं बताया, और हाँ पहले ये बताओ कि खाना खाओगे तो मंगवाऊँ? उसकी आवाज़ उसकी शख्सियत के बरअक्स बारोब और पाटदार थी। सिकंदर जवाब में खामोश रहा। वो यहाँ आ तो गया था, मगर अब उसे महसूस हो रहा था कि उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि अगर उसके आकाओं यानी राह के अफसरान को उसकी बंक भी पड़ जाती तो उसके लिए कई मसाइल पैदा हो सकते थे। बहरहाल जब आ ही गया था तो बात तो करना ही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात का सिरा कहाँ से पकड़े। उस्ताद हामिद ने गालबन उसकी जहनी उलझन को महसूस कर लिया था, लिहाजा इंतहाई नरम अंदाज में बोले, बेटे घबराओ नहीं, खुलकर बताओ कि मसला क्या है। यकीन मानो यहाँ तुम्हारी गुफ्तगू को मेरे और अल्लाह के सिवा कोई और नहीं सुन रहा। सिकंदर झिझकते हुए बोला, मौलाना आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी थी, इसलिए एक मसला लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मेरा नाम अशोक है। उस्ताद हामिद ने उसे दरमियान में नहीं टोका था, अलबत्ता उनके होंठों पर बड़ी मानी खेज़ मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मौलवी साहब, बैंक कॉलोनी में एक मुसलमान लड़की रहती है जो बहुत मज़लूम है और उसे मदद की ज़रूरत है। चंद लोगों ने बताया था कि जोधपुर में आप ही वाहिद शख्सियत हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। ये कहते हुए उसने जीनत और दलीप सिंह के बारे में तफसील से आगाह किया। उस्ताद का चेहरा किसी भी किस्म के तासुरात से यकसर खाली था। उसकी बात ख़त्म होने के बाद बोले, देखो भाई, तुमने जो कुछ बताया है अगर ये सच है तो मैं भला क्या कर सकता हूँ। अलबत्ता जोधपुर के वली अहद से मेरी मामूली सी साहब सलामत है, उनसे बात करके देखूँगा, शायद वो कुछ मदद कर सकें। तो मुझे अपनी और उस लड़की की रिहाइश और दीगर कवाइफ से आगाह कर दो, अल्लाह कोई वसीला पैदा कर दे। सिकंदर ने उन्हें मतलूबा मालूमात मुहैया कर दी, मगर कुछ मायूस सा होकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ। अगले चंद रोज़ सुकून से गुजर गए। सिकंदर का राबता महल सिंह से बरकरार था। उसी की ज़बानी सिकंदर को राजकुमार टूटू बन्ना के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हुई। महल सिंह ने बताया कि जोधपुर के राजा मोहत सिंह की पहली शादी ख़ानदान में ही हुई थी। शादी के 10 साल तक औलाद न हुई तो राजा ने एक मुसलमान रक्कासा से शादी कर ली थी। उसके बतन से दौलत सिंह उर्फ टोटो बन्ना पैदा हुआ, जिसे पैदाइश के वक़्त ही वली अहद नामज़द कर दिया गया। इत्तफाक की बात कि दौलत सिंह की पैदाइश के 1 साल बाद ही पहली बीवी से भी एक बेटा हुआ जिसका नाम मान सिंह था, मगर वली अहदी दौलत सिंह के हिस्से में आ चुकी थी, जिसकी वजह से आज भी राजा के अलावा सारा घराना राजकुमार टोटो बन्ना से अदावत रखता है। कुछ इसलिए कि उसकी माँ मुसलमान थी और कुछ इसलिए कि वली अहद अभी तक मुरव्वजा शाही ख़ानदान के आदाब का ख्याल नहीं रखता था और आम लोगों से बहुत जल्द घुल मिल जाता था। खुसूसन वो मुसलमान रहाया के साथ नरम गोशा रखता था। इस वजह से राजघराने से वो इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत के तौर पर जाना जाता था, मगर नागज़ीर बुराई के तौर पर उसे कबूल करना पड़ रहा था। अक्सर लोगों के नज़दीक काला बच्चा की पुश्त पनाही भी छोटा राजकुमार मान सिंह और राजमाता यानी उसकी माँ कर रही थी। बहरहाल इन मालूमात से सिकंदर को ज़्यादा दिलचस्पी न थी। कई रोज़ खैरियत से गुजर गए थे, इसलिए सिकंदर भी कुछ मुतमईन सा हो गया था। उसने इस दौरान जीनत से मिलने की कोशिश भी नहीं की थी, अलबत्ता महल सिंह की ज़बानी उसे तमाम हालात से आगाही रहती थी। 1 सितंबर 1986 को कई रोज़ बारिशों के बाद सूरज निकला था। उससे मौसम खासा खुशगवार हो गया। 10:30 बजे सरदार महल सिंह हस्बे मामूल अपने क्लिनिक पर पहुंचा।
थोड़ी देर बाद बाहर से हल्के शोरगुल की आवाज़ें सुनाई दी। महल सिंह ने हकीकत हाल की जानकारी के लिए अपने कंपाउंडर धन्ना सिंह को बाहर भेजा, मगर कंपाउंडर के वापस आकर बताने से पहले ही दलीप सिंह, प्रदीप राव और 4 दूसरे बदमाश धड़ाम से दरवाज़ा खोलते हुए महल सिंह के कमरे में दाखिल हुए। महल सिंह उन्हें देखकर कुछ खौफज़दा सा हो गया था। दलीप सिंह सीधा उसी की जानिब आया और उसके करीब रखे हुए सोफे पर बैठ गया जो मरीज़ों के लिए रखा था। उसने अपनी दोनों टांगें महल सिंह के सामने रखी मेज़ पर फैला दी। महल सिंह बड़ा फरोख्ता होकर बोला, ये क्या बदतमीज़ी है, इंसानों की तरह से बैठो और अपना मकसद बयान करो। दलीप सिंह और उसके हमराही कितनी देर तमस्खुर उड़ाने की नज़रों से उसे देखते रहे। फिर दलीप सिंह धीरे से छटकारा, हमने सुना है कि तू भी इस अशोक के साथ मिलकर इस मुसलमान कन्हैया का हमायती बना हुआ है, मगर याद रखो अपनी हरकतों से बाज ना आए तो जल्द अंजाम को पहुंच जाओगे। डॉक्टर महल सिंह ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, मगर दलीप सिंह उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए बोला, प्रदीप राव आगे बढ़ो और डॉक्टर साहब को हल्की सी डोज दो। महल सिंह के किसी भी रद्द अमल से पहले ही प्रदीप राव और उसके चारों गुर्गों ने आगे बढ़कर महल सिंह को मजबूती से काबू कर लिया और वो जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था उसी के साथ रस्सी के साथ बांध दिया। उसकी टांगें भी कुर्सी के पायों के साथ मजबूती के साथ कस के बांध दी गई। महल सिंह ने बेहतरे हाथ पांव चलाए मगर कोई पेश ना गई। दलीप सिंह आराम से सोफे पर बैठा ये मंजर देखता रहा था। तभी मकरू हंसते हुए बोला, प्रदीप मैंने आज तक कोई सिख सर के बालों, दाढ़ी और मूँछों से फारिग बाल नहीं देखा। यार आज ज़रा ये सीन तो दिखला दो। गालबन प्रदीप पहले ही से तैयार था। उसके एक साथी ने जेब से उस तरह निकाला और महल सिंह की पगड़ी नोच कर परे फेंक दी और किसी माहिर हज्जाम की मानंद उसके सर के लंबे लंबे बाल साफ करने शुरू कर दिए। इसके बाद उसे दाढ़ी और मूँछों से भी खाते ही बेनियाज कर दिया गया। महल सिंह बेचारा उनकी मिन्नत समाजत करता रहा, इस बेइज्जती से तो बेहतर है मुझे जान से मार दो मगर ये जुल्म न करो। मगर उसकी किसी ने सुनना थी। चंद ही मिनटों में वो अजीब सी शक्ल इख्तियार कर गया था। वो जिसने बचपन से आज तक अपने जिस्म का कोई बाल नहीं काटा था, अब अजीब सा कार्टून बनकर रह गया था। वो सभी उसकी मज़ह का खेज़ हैयत कज़ाई पर कह के लगा रहे थे। सरदार महल सिंह जुनूनी अंदाज में उन्हें गालियाँ बक रहा था, मगर उसकी गालियों का कोई भी बुरा नहीं मान रहा था, बल्कि सभी इस सूरत हाल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तभी दलीप सिंह अपनी हंसी पर बामुश्किल काबू पाते हुए बोला, अच्छा भाई महल सिंह, अब हम चलते हैं। मेरा ख्याल है आज तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। और अपने अशोक को भी बता देना कि राह वालों की आनत भी उसे हमसे नहीं बचा सकेगी। और अगर आज शाम ही मैं उस हरामजादे से मकान खाली ना कराऊं तो अपने बाप का नहीं, तुम या अशोक से जो कुछ हो सके वो कर देखना। ये पैगाम देकर वो सभी बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद बाहर दूसरे कमरे में छुपे खौफज़दा कंपाउंडर ने अंदर आकर अपने बास की रस्सियाँ खोली। महल सिंह इतनी बड़ी बेइज्जती से पागल हो गया था। थोड़ी देर में यह खबर सारे इलाके में फैल गई थी, जिसे सुनकर जीनत के पांव तले से भी ज़मीन निकल गई थी। उसने मुसम्मम इरादा कर लिया कि बहुत जल्द वो ये मकान और शहर छोड़ जाएगी। सारा दिन वो इन्हीं ख्यालों में गुम रही। उस वक़्त भी उधेड़पन में मुब्तला थी कि किसी ने बाहर से हल्का सा दरवाज़ा खटखटाया। वो खौफज़दा सी होकर दरवाजे के पास पहुंची, मगर फ़ैसला न कर पाई कि उसे दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं। दोबारा दस्तक हुई, बेटी दरवाज़ा खोलो। इस लफ्ज़ बेटी में जाने क्या तासीर थी कि उसने तमाम मसलहतों को बालाए ताक रखते हुए दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक ज़ईफ़ुल उम्र कमज़ोर से बुज़ुर्ग खड़े थे। वो हैरानी से उन्हें देखती रही, क्योंकि इससे पहले उसने इस बूढ़े शख्स को कभी भी नहीं देखा था। बेटी, क्या मुझे तुम अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? बूढ़े की आवाज़ में अजीब सी शफ़क़त थी। जीनत ने बेसाख्ता उन्हें अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। अंदरूनी कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए वो बोले, बेटी मेरा नाम हामिद है। लोग मुझे उस्ताद हामिद के नाम से जानते हैं। मुझे इल्म हुआ कि तुम्हें सिर्फ मुसलमान होने की वजह से ये सारा ड्रामा किया जा रहा है और तंग किया जा रहा है और तुम्हें सताया जा रहा है, मगर फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें यही तसल्ली देने आया हूँ कि अब तुम्हें कोई भी गज़ांद नहीं पहुँचा सकता।
उस शख्स की बातों से जीनत की कुछ ढारस बंदी थी, मगर अपनी बेकसी के एहसास से आंखों में आंसू तैरने लगे। बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाकर उसके सर पर अपना दस्ते शफकत रखा। तुम रो रही हो बेटी, मैंने तुम्हें कहा भी है कि। अभी उनकी बात पूरी न हुई थी कि बाहर का दरवाज़ा खोलते हुए दलीप सिंह और उसके हवारी अंदर दाखिल हो गए। दलीप सिंह कुछ कहे बगैर सीधा उस्ताद हामिद की तरफ बढ़ा। उसने बिना कुछ कहे उस बूढ़े शख्स की लंबी दाढ़ी एक हाथ में पकड़ी और इस ज़ईफ़ शख्स को खींचता हुआ बाहर ले गया। इस दौरान बाहर खासा मजमा जमा हो चुका था, मगर सिकंदर उस वक़्त मौजूद न था। हजूम के सामने वो उस्ताद हामिद को दाढ़ी से पकड़कर इधर उधर झटके दे रहा था। तभी एक कार फर्राटे भरती हुई गली में दाखिल हुई। गाड़ी की तेज़ ब्रेकों की चरचराहट से सभी उस तरफ मुतवज्जो हो गए। 30-32 साल एक तवीलुल कामत शख्स ड्राइविंग सीट से बाहर निकला, जिसे देखकर अक्सर लोग परे हट गए थे, क्योंकि उन्हें जोधपुर के होने वाले राजा को पहचानने में देर नहीं लगी थी। किसी तरफ तवज्जो दिए बगैर वलीअहद राजकुमार टूटू बन्ना आगे बढ़ा। उसका एक हाथ अपनी पतलून की जेब में से बरामद हुआ। जब हाथ जेब से बाहर आया तो एक लम्हे के लिए खंजरनुमा हथियार के चमकते फल से सभी की आंखें चुंधिया गई थी, मगर किसी के कुछ समझने से पहले ही राजकुमार का खंजर वाला हाथ ऊपर उठा और दलीप सिंह ने जिस हाथ से उस्ताद हामिद की दाढ़ी पकड़ी थी वो हाथ कोहनी के पास से अलग होकर ज़मीन पर जा पड़ा। दलीप सिंह के हलक से निकलने वाली चीख बड़ी भयानक थी। कटे हुए बाजू से खून का फव्वारा फूट रहा था। चश्मे ज़दन में टूटू बन्ना का हाथ दोबारा उठा और दलीप सिंह का दूसरा बाजू भी कंधे से अलग होकर दूर जा पड़ा। वो किसी ज़िबा हुए जानवर की मानिंद चिल्ला रहा था। उस्ताद हामिद ने नापसंदीदा लहजे में राजकुमार को मुखातिब किया। राजकुमार, ये तुमने क्या कर दिया? तुम होश में तो हो? राजकुमार का लहजा कतई सपाट था। मौलवी साहब, होश में ही तो आ गया हूँ। इस हरामी की ये जुर्रत के आप जैसे पाकबाज शख्स की यूं तौहीन करे। फिर दलीप सिंह के हमायतियों को डांटते हुए बोला, ले जाओ इस हरामी को, वरना इसका रेशा रेशा अलग कर दूंगा। प्रदीप राव और साथियों ने फ़ौरन दलीप सिंह का खून में लथपथ जिस्म उठाया। वो बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसका जिस्म बज़ाहिर बेहिस्सो हरकत सा हो चुका था। 2 आदमी उसका जिस्म उठाकर जीप की तरफ बढ़े। पीछे से राजकुमार ने सख्त लहजे में उन्हें पुकारा, ठहरो, इस काम वक्त के दोनों बाजू तो साथ लेते जाओ, वरना यहाँ कुत्ते बिल्लियाँ खा जाएंगे। एक शख्स ने झुककर दोनों बाजू उठाए और राजकुमार को दहशतज़दा नज़रों से देखता हुआ जीप में जा बैठा। वहाँ पर मौजूद किसी शख्स ने इस हंगामे में दखल नहीं दिया था। राजकुमार जीनत की जानब तवज्जो होते हुए बोला, जीनत देवी, हमें अफसोस है कि हमारी रियासत में तुम्हारे साथ ये बदसलूकी हुई, मगर तुम्हें इल्म ही है कि अब ये रियासत सरकार दिल्ली की तहवील में है। यहाँ उसी का सिक्का चलता है। हम लोग कतई बेबस हैं। उस्ताद हामिद सरगोशी के अंदाज में बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया राजकुमार, अब ये बात मज़ीद बढ़ेगी। बहुत से लोग पहले ही तुम्हारे ख़िलाफ़ हैं। राजकुमार का दरे नरम पड़ता हुआ बोला, मुझे मालूम है उस्ताद, मगर आपकी तौहीन मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता। खैर, अब मैं चलता हूँ, आप बस मेरे लिए दुआ करते रहा करें। राजकुमार के जाने के बाद उस्ताद हामिद जीनत के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटी, मेरा मशवरा मानो तो कश्मीर या मुस्लिम अक्सरियत के किसी दूसरे सूबे में चली जाओ। मुझे यकीन है कि आज के वाक़े के बहुत संगीन नताइज निकलेंगे। कोई मसला हुआ तो अशोक या महल सिंह के ज़रिए रब्ता कर लेना। जीनत इस कदर हवास बाख्ता हो चुकी थी कि वो कुछ भी ना कह पाई। दलीप सिंह को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टरों की पूरी टीम अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाकर उसे ख़तरे की हालत से बाहर ले आई थी। अगरचे वो अब भी इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में था, मगर सूरत हाल कुछ बेहतर हुई थी। जोधपुर पुलिस के आला हकाम अजीब मखमसे का शिकार थे। DIG जोधपुर रेंज की सदारत में होने वाले खुसूसी इजलास में इस वाक़े के तमाम पहलुओं पर गौर किया गया। ये मामला ऐसा नहीं था जिसे मामूल का वाक़या समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता। वैसे भी काला बच्चा के असर और रसूख से कौन ना वाक़िफ़ था, मगर दूसरी जानब साबिक़ रियासत के राजा का लड़का था, जिसे वलीअहद नामज़द किया जा चुका था।
बहुत सोच विचार के बाद राजकुमार के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ख़ुद राजघराने के अक्सर अफराद भी राजकुमार की गिरफ़्तारी के हक़ में थे, क्योंकि उसे रास्ते से हटाने का उन्हें सुनहरी मौका मुयस्सर आ गया था। पुलिस का खुसूसी स्क्वाड उसकी गिरफ़्तारी के लिए भेजा गया और चंद घंटों बाद उसे अक़दाम कत्ल और नक्शे अमन की मुतअद्दिद दफ़ात के ज़ेर तहत गिरफ़्तार कर लिया गया। जगल प्रसाद उर्फ काला बच्चा ने इस वाक़या को अपनी अना का मसला बना लिया था। उसके पास स्मगलिंग और दीगर जराइम से हासिल किए गए पैसे की कमी तो ना थी, इस पर मुस्तज़ाद उसकी सियासी हैसियत जो जोधपुर के राजघराने से कहीं ज़्यादा थी। खुद राजघराने के अक्सर अफराद भी काला बच्चा को दर पर्दा हिमायत का यकीन दिला चुके थे। इस वाक़या की आड़ में काला बच्चा अपनी सियासी दुकान भी चमकाना चाहता था और इसमें उसे खातिर खा कामयाबी हासिल हो रही थी, क्योंकि उस्ताद हामिद एक मुकामी इस्लामी तंजीम का अमीर था और जीनत भी मुसलमान थी। लिहाजा हिंदू अवाम की अक्सरियत और सारा प्रेस काला बच्चा की पुष्ट पर था और राजकुमार टूटू बन्ना के जुल्म और अय्याशियों की खुद साख्ता कहानियों से राजस्थान से शाया होने वाले तमाम अखबारात बढ़े पड़े थे, जिनमें दिलीप सिंह की मासूमियत और मज़लूमियत का रोना रोया जा रहा था। खुसूसन जोधपुर से शाया होने वाले अखबार राजस्थान पत्रिका और हिंदू परिषद इस मामले को खुसूसी हवा दे रहे थे। इसलिए कई रोज़ गुजर जाने के बाद राजकुमार की ज़मानत नहीं हो पाई थी। दिलीप सिंह अस्पताल में ही था कि अगरचे उसके दोनों बाजू हमेशा के लिए जुदा हो चुके थे, मगर उसकी मजमूई हालत कदरे संभलने लगी थी। नुमत रोड जोधपुर में अपनी कलानुमा कोठी में काला बच्चा ने अपने नायबीन की हंगामी मीटिंग बुला रखी थी। ये एक वसी और अरीस हाल था, जिसमें बड़ी सी मेज़ के गिर्द इस वक्त 8 आदमी बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। इस हाल नुमा कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। कमरे का दरवाज़ा खुला और 55-60 साल दराज कद आदमी अंदर दाखिल हुआ। सुर्ख व सफ़ेद रंग के इस शख्स को देखकर पहले से मौजूद लोग खड़े हो गए। वो शख्स बावकार ढंग से चलता हुआ आगे बढ़ा और दरमियान में पड़ी रिवाल्विंग चेयर पर बैठ गया। उसके साथ ही बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी सीटें संभाली। उस शख्स के सर पर लंबी सी पोती न होती तो उसे मर्दाना वजाहत का बेहतरीन नमूना करार दिया जा सकता था। ये बोधी उसकी शख्सियत पर एक बदनुमा धब्बा महसूस हो रही थी। उसकी शख्सियत की मानंद उसकी आवाज़ भी जानदार थी। हाँ राम प्रसाद, पहले ये बताओ कि राजकुमार के केस की कानूनी हैसियत क्या है? हाई कोर्ट से ज़मानत का खदशा तो नहीं? फरबानदाम राम प्रसाद अपनी महीन आवाज़ में बोला। महाराज, हमारे कानूनी माहिरीन का कहना है कि उसकी ज़मानत मंजूर होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, क्योंकि हमने चंद ठोस किस्म के चश्मदीद गवाह तैयार किए हैं जो तमाम कानूनी गुत्थियों को समझते हैं। वैसे भी राजकुमार ने जिस तरह सबके सामने दिलीप सिंह के बाजू काटे हैं और उसे किसी भी अदालत के लिए नज़रअंदाज करना खासा मुश्किल होगा। चुटियाधारी दराज का मत तहम्मुल से उसकी बात सुनता रहा। ठीक है, पूरी कोशिश करे कि उसकी ज़मानत ना हो पाए। इस सिलसिले में उस मुसलमान लड़की को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे लालच देकर या डरा धमका कर अदालत में राजकुमार के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। मुझे यकीन है कि उसके बयान को अदालत बहुत ज़्यादा अहमियत देगी, लिहाजा उसकी कड़ी निगरानी करो कि वो गायब ना होने पाए। उसी के ज़रिए हम इस राजकुमार का किस्सा अदालत के ज़रिए ख़त्म करा सकते हैं। सब लोगों ने अपने बास की जानब तारीफ़ी नज़रों से देखा और फ़र्दन उसके आइडिया की तायीद की।